तो लास्ट वीडियो में आपको ये तो समझ आ गया था, अभी इसको थोड़ा आगे करते हैं। देखो मैंने बोला ना कि ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है, करंट ईयर की चीज़ें, करंट ईयर के एक्सपेंसेस करंट ईयर में, करंट ईयर की इनकम को करंट ईयर में। तो ध्यान से देखो, मान लो वर्कर की सैलरी थी 6000, सपोज वर्कर की सैलरी कितनी थी 6000 थी, लेकिन हमने उसको कितना पे किया है, बताओ कितना पे किया है, इतना पे किया है, क्योंकि कैश कितना गया है 5000। ये सिर्फ कैश की बात करता है, ये सिर्फ कैश की बात करता है। तो 5000 कैश चला गया, लेकिन 6000 की उसकी सैलरी थी, तो मतलब 1000 रुपए देना बाकी है, 1000 रुपए देना बाकी है। तो कोई खर्चा जो ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया, ये 1000 क्या है, यहाँ पर 5000 का पे कर दिया, तो 1000 क्या है बताओ, 1000 ऐसा खर्चा है जो ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या नहीं है वो, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, आपको पता है कि सैलरी जो है एक तरीके से खर्चा है, तो सैलरी को लिखेंगे क्योंकि रेगुलर नेचर की चीज़ है सैलरी। सबसे पहले क्या करा, सैलरी जो है वो रेगुलर नेचर की चीज़ है, इधर लिख दिया, ठीक। अभी लेकिन ये 5000 खर्चा नहीं है हमारा, ये नाराज हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये बोलेगा क्या कर रहे हो भैया, सिर्फ कैश की बात कर रहे हो क्या, यहाँ पर खर्चा कितना है, खर्चा आपका 6000 का है, इनकम बेनिफिट कितने का लिया 6000 का। तो यहाँ पर आप ऐड कर दोगे बच्चों आउटस्टैंडिंग को 1000 का। सर मेरे को ना समझ नहीं आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, सारा डिटेल डिस्कशन होगा, अभी मैं सिर्फ थ्योरी के लिए समझा रहा हूँ ये। तो खर्चा तो आपका 6000 का माना जाएगा। मतलब देखो यहाँ सिर्फ ट्रांसफर करने से बात नहीं हो रही, कुछ एडजस्टमेंट टाइप की चीज़ें हैं। ये जो 1000 रुपये है ना, ये नीचे दिया होगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके लिखा होगा 1000। बहुत सारी एडजस्टमेंट इसके नीचे दी रहेंगी, लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने आपको। तो वो एडजस्टमेंट अब यहाँ पर इसीलिए बन रही है क्योंकि ये यहाँ पर देखो, ये कैश वाली चीज़ भी आ गई इसमें, ये क्रेडिट वाली भी आ गई, मतलब ये वाला खर्चा दिया नहीं था फिर भी लिखना पड़ रहा है इसको। यही है एक्रूअल सिस्टम, कैश बेसिस सिर्फ कैश को दिखाता है। तो ये 6000 आपको समझ आया। अभी देखो जैसे ये रेंट है, मान लो आपको रेंट मिलने वाला था 7000 रुपये, लेकिन कितना रेंट मिला है आपको, आपने सामने वाले को बोला कि भाई साहब 7000 का रेंट देना, तो उसने कितना रेंट दिया है आपको, कैश में कितना मिला 5000 का। ये सिर्फ कैश की बात करेगा, बोलेगा कि कैश तो आपको 5000 का ही मिला। तो रेंट एक इनकम तो है ना, और रेंट एक रेगुलर बेसिस का है, तो रेंट को पकड़ा रेगुलर बेसिस का, इसलिए यहाँ लिखा, और इनकम है इधर लिख दिया, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर लिखते हैं, ये फॉर्मेट ऐसे ही बनता है, यहाँ एक्सपेंडिचर यहाँ इनकम, ऐसे ही बनेगा ये फॉर्मेट, लिखेंगे ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन एक्सपेंडिचर पहले इनकम बाद में। तो रेंट है यहाँ पर 5000, ये सिर्फ कैश वाला रेंट है जो मिला है, लेकिन अभी 2000, क्योंकि मैंने बोला ना रेंट है कितना 7000 मिलना था, तो 2000 अभी भी दिया नहीं उसने, मतलब 2000 का रेंट बन चुका है, ड्यू तो हो चुकी है 2000 की रेंट, ड्यू तो हो चुकी है, इनकम थी रेंट, ड्यू हो चुकी है 2000 की, लेकिन मिली नहीं। तो अक्रूड रेंट है या नहीं है, बिल्कुल अक्रूड रेंट है। उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, मतलब हमारा वो इनकम तो है ना, मेन चीज इनकम है वो, तो इनकम है तो उसको जोड़ेंगे बस। तो वो 2000 का रेंट यहाँ पर अक्रूड रेंट के नाम से उसको हम जोड़ देंगे, यानी 7000 ही आएगा। तो देखो अगेन 5000 का जो कैश मिला है वो आया, 2000 का कैश नहीं मिला क्योंकि मिलना बाकी था, कमा लिया था तो अर्न तो कर लिया, इनकम तो था वो, इसलिए लिखा उसको। तो क्रेडिट वाली चीज भी यहाँ देखने को मिल रही है। तो एक्रूअल बेसिस में कैश क्रेडिट दोनों आते हैं, 7000 हो गया ये। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये थोड़ा सा है इसके अंदर, तो इसको सीखेंगे हम। एडजस्टमेंट है यहाँ पर, यही एडजस्टमेंट नहीं, बहुत सारी एडजस्टमेंट है, उनको हमने सीखना इस चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट समझ आ गई, ट्रांसफर करना तो आपको पता ही चला कितना आसान है, बस एडजस्टमेंट करना बाकी रहता है, चैप्टर हो जाएगा आपका एंड, ठीक है। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं भैया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बोला बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। किस लिए बनाया जा रहा है, सरप्लस और डेफिसिट के लिए। और क्या है इसके अंदर, कहीं ना कहीं ये एक्रूअल बेसिस पे है, तो इसलिए करंट ईयर के जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, चाहे वो पे किए हैं या नहीं किए। नेचर क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नेचर क्या है इसका, नॉमिनल। देखिए कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट या लॉस बताता हो, आपको याद रखना, कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए बनाया जा रहा हो वो हमेशा नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। बाकी आपको पता ही है। बेसिस कौन सा है, एक्रूअल बेसिस बता दिया, और रेवेन्यू नेचर के आइटम से इसके अंदर आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। बैलेंस शीट की बात करें अगर हम दोस्तों, तो बैलेंस शीट का बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, जैसा बिजनेस की बैलेंस शीट थी वैसे ही थी। हालांकि थोड़ा सा कुछ एडवांस चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड होंगी, और एडजस्टमेंट तो हम लोग बाद में करने वाले हैं, इसीलिए अभी बस आप थ्योरी को लिख लो। खैर बैलेंस शीट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट होंगी, वो बाद में होंगी तो बाद में कर लेंगे।
तो क्या लिखा है देखो, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। आपको पता है बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल पोजीशन को ही बताता है, कितनी आपकी एसेट की पोजीशन है, कितनी आपकी कैपिटल की पोजीशन है। क्या पोजीशन मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास चीज़ें कितने की हैं, मशीन कितने हैं आपके, और कैपिटल कितनी है आपकी, ये बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर डेट की बात होती है वो। खैर देखो बैलेंस शीट की बात करें, एनपीओ इज सिमिलर टू, वही बिजनेस फर्म लिखा हुआ है, प्रिपेयर्ड आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये जो लास्ट वाली चीज लिखी हुई है, ये अगर थोड़ा आपको ध्यान से देखने को मिलता है तो अकाउंटिंग जो इक्वेशन आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज, वो चीज है। ये समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये भी होगा सारा का सारा। बैलेंस शीट तो खैर करेंगे हम लोग, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कुछ नए टर्म्स के साथ।